ओके, तो फर्स्ट डीवीपी तो कंप्लीट है अपनी पूरी, और सेकंड वाला भाई क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो दो डिवीजन डीवीपी का जो पार्ट था। ये बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट थर्मल स्टेबिलिटीज, मतलब एक तो क्रिस्टल के हिसाब से हमने बात की है, दैट इज ऑल फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट कि दो तरह की चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं थर्मल स्टेबिलिटी को, एक है लैटिस एनर्जी और एक है वो आयनिक कैरेक्टर वाला पार्ट। तो लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तब भी तो क्रिस्टल को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा ना, ऑब्वियसली यू एग्री विद दिस राइट। फिर यहाँ पे दूसरे एंड पे आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा तब भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर तो बढ़ता है लेकिन लैटिस एनर्जी कम हो जाती है राइट। तो फिर हम डीएफ क्या लेंगे वो मैं बात कर रहा था। तो जब छोटा एनायन होगा इस टाइप का तो हम डीएफ ले लेंगे लैटिस एनर्जी को, बड़े एनायन में अपना आयनिक कैरेक्टर फजान रूल। क्लियर? ओके, राइट हो गया या होना है या क्या है? हो गया, ओके गुड। कैसा गया तुम लोगों का? हाँ जी, क्या केमिस्ट्री टफ था क्या? केमिस्ट्री हाँ वही तो देखा, सिंपल था यार। कितने नंबर कितने आ रहे हैं तुम लोगों के? मार्क्स कितने आ रहे हैं तुम लोगों के? केमिस्ट्री में 80% आ रहे हैं किसी के? केमिस्ट्री में 80% मार्क्स किसी के आ रहे हैं? केमिस्ट्री में 80% मार्क्स किसी के तो आ रहे होंगे, किसी के भी नहीं आ रहे? हाँ साक्षी, ये कौन है? साक्षी पीछे है तो 80% कैसे आ रहे हैं? तो मैंने तो कहा पीछे है वो हमारा, गलत बात। हाँ अच्छा ऑलमोस्ट 80, ठीक है। अभी अपना वो एक और टेस्ट आने वाला है ना, मनोज सर से पूछ लेना, उनके पास वो मेल आ गया, मेरे पास भी आया था लेकिन डेट नहीं पता कब है वो। कौन सा वाला है? Next question is, why does ammonia forms coordination complexes whereas isoelectronic species CH4 does not? हाँ मतलब लोन पेयर नहीं है। Among BF3 and ammonia, which has little tendency to act as a donor, obviously BF3. Why? हाँ मतलब दोनों ही है, दो रीजन है, वर्चुअली अनहाइब्रिडाइज्ड और 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया उसने। Everybody agrees? चलो आगे देखते हैं। Select the species which is best described by a statement in the bracket CO2, ammonia और CO। हाँ जीरो डाइपोल मोमेंट तो CO का है राइट। एक मिनट, जीरो डाइपोल मोमेंट ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाँ पार्ट बी CH4 अमोनिया और HF में से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। CH4 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, HF। देखो इसमें आवाज नहीं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की जो स्टोरी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई। पहले वाले भी पहले मैं आंसर्स लिख देता हूँ, इसको लेता है। 11th का क्या आंसर था? लोन पेयर। 12th वाज PF3। 13 का पार्ट ए CO2, पार्ट बी इज HF। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट के बारे में। देखिए बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट का इसके अंदर हाइड्राइड्स का ये जो बात कर रहा है ना, ये भी बड़ी काम की चीज है। इसके अंदर मैंने डिसाइड कैसे किया CH4 अमोनिया और HF में, हाउ डू आई डिसाइड? हाँ बोलो। CH4 अमोनिया एंड HF नहीं मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठीक है, बट फ्रॉम वेयर एक्चुअली क्या ये वाली डिग्री इसीलिए करनी काफी जरूरी होती है क्योंकि सारी चीजें तभी स्ट्रक्चर्ड होगा क्या। इस टाइप के मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये किसी भी चैप्टर में नहीं आते, इसलिए वो 3-4 लेक्चर जैसे के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं आएंगे और बीच बीच में हमेशा परेशान करते रहेंगे किसी भी टेस्ट पेपर में। देखो यहाँ पे बेसिकली वो तो आप सही है, फंडामेंटल राइट की दिस अब 9 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बट व्हिच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवर हियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF और अमोनिया। तो HF और अमोनिया में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसकी होगी? HF की। तो HF से आगे चला गया। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता हूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर HF, HCl, HBr, HI में, मतलब ऐसे ले लो आप, तो हाइड्राइड्स ऑफ पार्ट ए नाइट्रोजन फैमिली, पार्ट बी ऑक्सीजन फैमिली और पार्ट सी हैलोजन फैमिली। हाँ, अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? देखो मैं लेट्स नॉट कंज्यूम एनी मोर टाइम, मैं ऑर्डर बता देता हूं, वो नहीं निकाल पाओगे अभी, तो काम की चीज देखते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसमें SbH3 सबसे ऊपर आता है, फिर अमोनिया आता है, फिर आर्सिन आता है और फिर फॉस्फीन आता है। जबकि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर वाटर सबसे ऊपर आता है, फिर H2Te, फिर H2Se और फिर H2S, और हैलोजन फैमिली के अंदर भी HF सबके ऊपर, फिर HI, फिर HBr और फिर HCl। अब आप ध्यान से देखिए, ये ऑर्डर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है, काफी काम की चीज है। मतलब ऑर्डर के अलावा उसके लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछते हैं वो, और अब तो 139 नहीं किया तो वो ज्यादातर लॉजिक्स ही पूछ रहे होते हैं। हाँ देखो ध्यान से, देखो इसके अंदर बेसिकली दो फैक्टर्स को हमने अकाउंट किया, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली, और दूसरा फैक्टर है बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। सो द पॉइंट इज कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जैसे ये टॉप मोस्ट पे जो आया, ये टॉप मोस्ट पे आया मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, राइट। फिर ये इसके जस्ट बाद आया H बॉन्डिंग के हिसाब से, और ये रिमेनिंग दोनों फिर से मॉलिक्यूलर वेट पे अरेंज है। एंड द पॉइंट इज कि ये जो H2 है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे, और रिमेनिंग सारे के सारे ये जितने हैं फिर से मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर है। एंड सेम ये वाला जो लॉजिक है, सेम लॉजिक इज अप्लाइड ओवर हियर आल्सो। बात समझ में आई आप लोगों को, राइट। तो द पॉइंट इज कि अब उसमें और इसमें डेविएशन क्यों हो रहा है? डेविएशन इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है दैट इज मैक्सिमम फॉर हैलोजन, देन नेक्स्ट फॉर ऑक्सीजन एंड देन लास्ट इज नाइट्रोजन। तो आप ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन फैमिली में मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेट्स ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देन वापस से ये आप ये देखो ना, ASH3 को तो अमोनिया के आगे नहीं गया ना। बात समझ में आ रही है आपको? वहां तक जाते जाते हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वीक हो गई ना, राइट। तो वहां पे इसलिए वो जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट था वो अपनी सेकंड पोजीशन पे जंप करके फर्स्ट पे चला गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर, तो वो नंबर 1 पोजीशन पे, और उसके बाद मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट से स्टार्ट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, काफी काम की चीज है। हाँ आगे बढ़ते हैं, तो मैं काम की चीजें पढ़ाता हूँ भाई, तो हाँ आगे देखो, आगे क्या है भाई? Cl2Br2I2, ये तो कर लोगे तुम लोग, नहीं कर पाओगे? बोलो मैक्सिमम किसका है? अच्छा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो मिनिमम इज Cl2, रीजन इज मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद HY, HOBr, HOCl, इसके अंदर वीकेस्ट एसिड कौन सा है? कौन सा है भाई? HY। रीजन मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सी एसिड है। आगे which of these molecules are expected to be polar and which are non-polar? चलो लिखते जाओ। तो Cl2 का क्या है? कर दिया है, सॉल्व कर दिया, वेरी गुड। लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी भी कर दिया होगा फिर तो, ऑब्वियसली कर दिया। 16 भी कर दिया होगा। LiCl प्रेडोमिनेटली कोवेलेंट,
नहीं, ओके। तो अभी LiCl का ये है कि हाउ इज LiCl सेपरेटेड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑब्लिक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मान लो या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मान लो, बिकॉज LiCl इज predominantly covalent. This is predominantly covalent. बात समझ में आई? इसके बाद 17th कंपाउंड विद मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर हो गया, सीजियम क्लोरीन, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो गया होगा, 18th हो गया, कहा था 20, ठीक है। The increasing order of polarity 21. एक मिनट, अब सबसे कम पोलैरिटी किसकी है? CO2। डायपोल मोमेंट से देख रहे हो आप, राइट? बॉन्ड मोमेंट से नहीं देखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? HCl, फिर H2O और फिर HF। इसमें कोई डाउट किसी को? Which of the following is an acetaldehyde misprint division? Question number 23. Dipole moment is shown by 1,4-dichlorobenzene, ये सही है, cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene और trans-2,3-dichloro-2-pentene। तो ABD आएगा, ABND आएगा ना, वो कह रहा है किसका डायपोल मोमेंट है, ये बुझा ना या नहीं है? हाँ, किसका? 1,4-डाइक्लोरो, ओ सॉरी, हाँ तो ये नहीं आएगा, राइट राइट, BND ए का नहीं होगा। अब 24, which of the following two substances expected to be more covalent? नहीं, वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, उसने बेसिकली ये पूछ लिया है कि which of the following two substances is expected to be more covalent, और दो आपको निकालना है, तो अब तो आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा 24 में? 24 का सबसे ज्यादा कोवेलेंट BCl2 हो ही नहीं सकता है। दोबारा से दिमाग लगाओ, अरे यार चार्ज तो सबके ऊपर आता है, इतने टाइम से तो बात कर रहे हैं मल्टीपल्स में। हाँ, तो SnCl4 को सबसे आगे रखिए। अब SnCl4 के बाद में सबके ऊपर +2 चार्ज। अच्छा अब देखो, SnCl4 के बाद जो कैटायंस हैं उनमें सबके ऊपर सेम चार्ज है, तो चार्ज पे टाई हो गया। अब एनायन का चार्ज जिंक सल्फाइड, तो ZnS आ गया इसके आगे। एनायन के चार्ज की तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है, राइट? पोलराइजेशन हो रहा है ना, तो इसके बाद में लिख लो आप ZnS। एग्री? राइट? सल्फाइड आयन Cl तो -1 है, बॉन्ड का पोलराइजेशन देख रहे हो, टोटल चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास में बच गया BCl2 और ZnCl2, तो इनमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो, रुको, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। कॉपर और सोडियम, जिंक नहीं यार, BCl2 होगा इसमें, लेकिन ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसमें बेसिकली आपसे पूछा हुआ है कि कौन से दो। अरे रुको यार, इतना जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन मत सॉल्व किया करो, अननेसेसरी कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं, फालतू टाइम वेस्ट होता रहेगा। अब ये जो टोटल है ना, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ BCl2 एंड ZnCl2, कैन आई राइट? लिख सकता हूँ ना, ये दोनों इसके पीछे ही होंगे ना, और कुल मिला के उसने इसीलिए आपसे पूछा है which two are more covalent, तो BCl2 और ZnCl2 को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हो? देखो, कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो तो, कि CuCl और NaCl में से CuCl ज्यादा कोवेलेंट था नहीं था? एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। क्यों था? सूडो एनहाइड्रोस कॉन्फ़िगरेशन। बट मैंने बताया था आपको सूडो एनहाइड्रोस कॉन्फ़िगरेशन को तब लेना है जब बाकी सारे फैक्टर्स पे टाई हो जाए। तो बाकी सारे फैक्टर्स पे टाई हो रहा है, ये कैसे प्रूव करोगे? चार्ज मेरे को समझ में आ गया, साइज के लिए प्रूव करो। हमने देखा, हाँ, अरे तो रुक जाओ यार, अब एक मिनट रुको ना। अब आप यहाँ पे देखो, कॉपर कहीं यहाँ पे है, राइट? दिस इज कॉपर। इसके इस लाइन में यहाँ स्कैंडियम था, यहाँ मैग्नीशियम था, नहीं कैल्शियम था, सॉरी, राइट? यहाँ पे कैल्शियम था, तो यहाँ पे पोटेशियम था, तो इसका सोडियम यहाँ पे था, समझ रहे हो? अब कॉपर +1
इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। डिलीट का बटन दबाओ, वो रहा ऊपर ऊपर टॉप राइट। हाँ हो गया, गुड। तो अब एक काम की बात देखो, कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s1 3d10 था ना, तो 3d10 हो गया। अब इसके लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3। फिर उसके बाद में Na प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मतलब Na+ के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, राइट। तो यहाँ तो शेल का ही डिफरेंस है, राइट। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, मुझे इसमें आपको रिकॉल करवाया है, इस शेल का डिफरेंस होने के बाद भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से वो RCU+ नियरली इक्वल टू RNA+ आ जाता है। अब यहां तक तो फिर भी मेरे को समझ में आ गया, बट आप ऊपर जो कहते हैं ना BCl2 और ZnCl2, अब आप मुझे बताइए बेरिलियम 2+ के लिए n की वैल्यू क्या है, 1, और जिंक 2+ के लिए n की वैल्यू क्या है, 3। अब यार इसमें क्या होगा, उसको कहना बहुत ही रिस्की काम है, क्योंकि वो पूरा सिग्मा तो है ही, तो अब उसको कितना कंपनसेट करेगा, वी कांट से दैट। इसलिए उसने क्वेश्चन में पूछा है कि विच टू। हाँ, अगर आपको प्रोबेबल आंसर देना है तो मैं तो कहूंगा BCl2 ज्यादा कोवेलेंट है, क्योंकि तो उसके लिए n की वैल्यू कम है। मतलब वो सिग्मा वाला इफेक्ट दो प्रिंसिपल शेल्स को तो ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर, ओके। तो इसका आंसर है, इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो किस किस के पास कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किस किस के पास में, तो AlCl3 के, अच्छा दोनों होने चाहिए, तो ऑप्शन BCD है इसका आंसर। तो 25th का आंसर है BCD। कोई डाउट, जिसको डाउट हो वो बात करा करें। Which of the following has dipole moment? Nitrobenzene, para-chloronitrobenzene, meta-dichlorobenzene, ABCD। किसी को कोई डाउट? 25th में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो तो, राइट, और CN के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी है। हाँ, इसके बाद में 27th, if an atom has empty d atomic orbitals it may be able to use them, ठीक है। the capacity में मतलब B और D आएगा इसका, तो B and D is the correct answer। any doubts? 28th C is the correct answer। 29th केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, वही लुईस स्ट्रक्चर की पूरी एक डीवी है मेरे पास, वो मैं दे दूंगा आपको, राइट। इसके बाद दे देता हूं, अभी तो वो बड़ी काम की डीवी मिली, ये जो नेक्स्ट डीवी आज आपके पास में आई है, हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, बट आप ये मान के चलो कि मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि डीवी में से एक आध क्वेश्चन तो हर साल मैंने देखा है जेई में आता ही आता है। तो जो बहुत इंटेंस है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का स्पेसिफिक डिस्कशन किया हुआ, उस तरह के सारे क्वेश्चन एक साथ हैं इसमें। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लगे तो परेशान मत हो ना, उस पर डिस्कस कर लेंगे। पर भाई तुम डिलीट का बटन दबाओ ना। हाँ, तो अमोनिया मॉलिक्यूल इज डाइपोलर, तो वो तो डाइपोलर तो म्यू एंड लोन पेयर, इसकी वजह से बात हो रही है। इसके बाद में F2 इज गैस वाइल I2 इज सॉलिड, इसका क्या है, F2 इज गैस वाइल I2 इज सॉलिड, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट से क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस, मॉलिक्यूलर वेट एंड देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्सेस। एवरीबॉडी एग्रीज। इसके बाद 32 I2 iodine is more soluble in CCl4 but less soluble in H2O, like dissolves like dissolves like, हाँ वो एक ही बात है। dipole moment of CH2Cl2 is greater than that of CHCl3, इसका क्या है, ये जो होता है ना, इसके अंदर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ Cl, डायपोल मोमेंट होता है वो नंबर ऑफ Cl से इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। इसका सीधा अगर आप ऑर्डर देखोगे ना, तो CCl4 होता है, फिर CHCl3 होता है, देन CH2Cl2 एंड देन CH3Cl, राइट। जल्दी लॉजिक बताते जाओ यार, क्या कर रहे हो।
हाँ बोलो। हाँ, आज सुबह से दिखे नहीं यार, तुम कहाँ थे? इधर ही थे। अच्छा मैं थोड़ा उधर बैठा हुआ था भाई, अभी मनोज सर ने लैपटॉप इधर लगा दिया। हाँ मतलब वो टेट्राहेड्रल है ना बेसिकली, तो उसमें वो होगा कि दो का एक कंपोनेंट, दूसरे का एक कंपोनेंट, और फिर लास्ट में एक फाइनल नेट कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो उसके सीएल बढ़ते हैं, वो एक दूसरे कंपोनेंट्स कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। वेक्टर एडिशन लोगे ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। हाँ, इसके बाद में LCl3 is largely covalent while AlF3 is largely ionic. Explain Fajan rule. इसके बाद NF3 is a weaker base, then ammonia and all this maximum electronegativity of fluorine, maximum EN of fluorine. इसको सेव कर देता है। हाँ NF3 is a weaker base, तो this is maximum electronegativity of fluorine. Next question 36 अगेन स्ट्रक्चर बाद में करेंगे। ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन CO मॉलिक्यूल। क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी बताओ। 37 ट्रू या फॉल्स? ट्रू स्टेटमेंट है ये। कैसे ट्रू कैसे? अरे जल्दी बताओ भाई, ट्रू कैसे? अरे लॉजिकली मतलब समझा ना कैसे। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनर कौन है? हाँ, ऑक्सीजन डोनर है। ये स्ट्रक्चर होता है उसका, C डबल बॉन्ड हो और फिर एक और बैक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विद द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स में करेंगे, विच आइसोमर ऑफ यूरी स्ट्रक्चर्स के साथ करते हैं। वैसे बता देता हूँ, विच आइसोमर ऑफ PbR2Cl3 is expected to have maximum dipole moment value. मिनिमम कौन सा होगा वैसे? तीनों Cl इक्वेटर पे और दोनों Br एक्सियल पे, वो मिनिमम होगा, राइट? अभी तो इसका मतलब इसकी जस्ट रिवर्स पोजीशन ले लो भाई, मिनिमम वाला ये होगा ना PbR2Cl3 में। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्या कह रहा है? ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। अच्छा नॉट फॉलोड, तो हाँ तो फॉल्स है, सॉरी। हाँ आगे देखें। हाँ तो PbR2Cl3 का वो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट वाला मेरे को बनाना है। देखो मिनिमम का हमें पता है, दोनों Br एक्सियल पे और तीनों Cl इक्वेटर पे। सबका जो नेट वेक्टर एडिशन है वो हो जाएगा 0। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? नाउ नो नॉइस, राइट? नाउ अब हमें चाहिए इसके अंदर कि मैक्सिमम क्या होगा। तो मैक्सिमम में, अगर मैक्सिमम में एक्सियल पोजीशन पे तो आएगा एक Br एक Cl, 1 Br एंड 1 Cl, और वेस्ट इक्वेटर वेस्ट एट इक्वेटर, ये हो गया मैक्सिमम। एवरीबॉडी एग्रीज? ओके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये बता चुका हूं मैं अभी 41। डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड वो पैरानाइट्रोटोलिन है, मिसप्रिंट है, पैरानाइट्रोटोलिन आएगा यहाँ पे। पैरानाइट्रोटोलिन आर 3.93 डिवाई एंड 4.39 डिवाई। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ मेटानाइट्रोटोलिन एंड ऑर्थोनाइट्रोटोलिन। एनीबॉडी कैन टेल मी द मेथड? हाँ नहीं मेथड सॉल्व कैसे होगा वो बता दो बस। आंसर तो सब आ जाएगा यार, मेथड बता दीजिए कि सॉल्व कैसे होगा। डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मैं उसका क्रक्स बता देता हूँ। म्यू CnO2, एक मिनट, N से पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, हाँ तो म्यू CnO2 ये हमें दिया हुआ है, मतलब रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूं मैं नाइट्रोबेंजीन और पैरानाइट्रोटोलिन। पैरानाइट्रोटोलिन के अंदर क्या होगा?
पहला पोजीशन में नाइट्रो लगा है टॉलिन, ठीक है। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ मेटा नाइट्रो टॉलिन, ठीक है ना। तो म्यू सी एन ओ टू हमें पता है, दिस वैल्यू इज नोन टू अस। फिर ये कह रहा है पैरा नाइट्रो टॉलिन, तो पैरा नाइट्रो बना देते हैं यार उसको। देखो ये टॉलिन है और ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, राइट। नहीं ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? अरे एक मिनट यार, मैं लॉजिक में इंटरेस्टेड रहता हूँ हमेशा। हाँ बोलो। हाँ? अरे पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ लेते हैं ना, तो ये नीचे वाले डायरेक्शन में जाएगा और ऊपर, हाँ तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। लेट्स से एक मिनट, वो पॉजिटिव है, ओके सॉरी। अरे इससे नहीं देखते यार आप लोग अगर जितना डिस्कशन करोगे ना कॉन्सेप्ट लूज करते जाओगे। आप जो कह रहे हो ना वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है इसके अंदर। अब इतना बता देता हूँ और मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई होगा, मैं उससे पूरी तरह से एग्रीड हूँ कि म्यू1 प्लस म्यू2 होगा। अब मैं किसी ना किसी क्लास टेस्ट में देकर के आपसे शेयर कर लूंगा कि ये किस तरीके से होना था म्यू1 प्लस म्यू2। आप ये इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हो उसका तो दूर होता है, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल फ्रेंकली बता रहा हूँ, राइट। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि याद रहेगा, वो मैं दे दूंगा अभी किसी ना किसी क्लास टेस्ट के अंदर दे दूंगा, वापस से उसमें शेयर हो जाएगा। और लेकिन अगर ऐसे डिस्कस करते रहोगे तो गड़बड़ है मामला यार। एनीवेज म्यू1 प्लस म्यू2 होगा। अब एक मिनट, म्यू2 यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, म्यू1 है, दिस विल बी म्यू1 प्लस म्यू2, राइट। अब म्यू2 क्या है बेसिकली, म्यू2 यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं मैं, इसको मैंने म्यू1 लिया है तो म्यू2 इज ये CCH3 वाला, राइट। तो ये हो गया म्यू1 प्लस म्यू2। तो म्यू1 प्लस म्यू2 इज गिवन टू मी, तो मतलब म्यू2 और म्यू1 इंडिविजुअली पता है मुझे, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे और म्यू1 की वैल्यू दी हुई है, तो चेक करके आई कैन फाइंड आउट द म्यू2 आल्सो, राइट। अच्छा, व्हेन आई कैन फाइंड आउट द म्यू2, अब मुझे बताइए कि फाइंड आउट डायपोल मोमेंट ऑफ मेटा नाइट्रो टॉलिन। तो मेटा नाइट्रो टॉलिन के अंदर कैसे होगा? मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगाया, फिर टॉलिन ग्रुप। अब डायरेक्शंस क्या होंगी? ऊपर वाला जो है उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, तो ये तो इधर आ जाएगा, राइट। दिस विल कम दिस वे नीचे। और NO2 में अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ये इधर ही नहीं होगा। तो ठीक है, ये एंगल मिल जाएगा हमें, म्यू1 म्यू2 पता ही है, कैलकुलेट हो जाएगा, बस डायरेक्शन ही मेन काम की चीज है इसमें। ऑर्थो नाइट्रो टॉलिन में ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, उसके अंदर भी एंगल मिल जाएगा, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेनी है बस। 42 SnCl2 is soluble, SnCl4 is insoluble, why? बोलो भाई जल्दी बोलो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो बैठ के? अभी तुम्हारा ये जो पेपर था ना टाइप बैठ का, ये तो कुछ भी नहीं था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये सिंपलेस्ट पेपर था। रीजन बताइए, वो तो यहाँ लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल है तो है ही, मतलब भाई मैं कैसे निकाला? देखो एक मिनट, पहले क्वेश्चन को अलग अलग स्प्लिट करो। SnCl2 is soluble in water, पहला चीज, राइट। अब ब्रेक करो ना यहाँ पे क्वेश्चन को, तो वाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट मींस यू वांट टू से इट इज आयनिक। गधे हो एक नंबर के यार, क्या करते रहते हो? अरे हाइड्रोलिसिस होगा भैया, आयनिक चीजें डिसॉल्व होती है क्या वाटर में जाकर के? आयनिक का तो हाइड्रेशन होता है। SnCl2 कब से आयनिक होने लगा? वाटर में जाकर के Sn2 प्लस 2Cl नेगेटिव बना देता है क्या वो? आयनिक किसको कहते हैं? जो वाटर में जाकर के आयंस बना देते हैं उसको आयनिक कहते हैं ना। You're getting my point, right? तो आयनिक थोड़ी है, अरे पी ब्लॉक में है वैसे भी, तो आयनिक कहां से हो गया? क्या बनेगा? SnCl2 को वाटर से रिएक्ट करवाओ, SnOH छोड़ प्राइस बनेगा, तो हाइड्रोलिसिस हुआ ना। आयनिक कहां हुआ है? वाटर में जाके। आप समझे? मैं इसलिए तो कह रहा हूं हर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, एग्जाम में इतनी सिंपल चीजें थोड़ी आएंगी, ये क्वेश्चन देखने में सिंपल है, इनका एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो आयनिक वायनिक नहीं है, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है वाटर के अंदर जाकर के, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल, राइट। तो अलग अलग उसको बताना पड़ेगा ना आपको। 3 क्वेश्चन है यार, वो क्वेश्चन नंबर 42 एक क्वेश्चन थोड़ी है, 3 क्वेश्चन पूछे हैं उसने। पहला SnCl2 के बारे में पूछा है कि ये सॉल्युबल क्यों है, तो सॉल्युबल हुआ हाइड्रोलिसिस की वजह से,
वेट वेट वेट, अभी आगे जाके बात करते हैं ना, अभी तो बीच में एक और क्वेश्चन है यार, आप देख नहीं पा रहे हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि SnCl4 इज लिक्विड, इसके बाद तो पहले यहां पे बात करनी पड़ेगी। थर्ड आएगा यार, SnCl4 इज इनसॉल्युबल, राइट। तो SnCl4 इज लिक्विड, इसका क्या है, रिलेटिवली कोवेलेंट, +4 चार्ज की वजह से। कोवेलेंट जो चीजें होती है वो जनरली लिक्विड या गैस फेज में एग्जिस्ट करती है, एग्री, राइट। तो यहां पे लिखोगे कि ये लिक्विड है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट, और कोवेलेंट है अपने +4 चार्ज की वजह से। अब आगे आओगे कि SnCl4 इज इनसॉल्युबल, तो SnCl4 इज इनसॉल्युबल, तो वो तो रिजॉल्व हो गया, जब ये कोवेलेंट है तो इनसॉल्युबल तो होगा ही ना। When it is relatively covalent, it has to be insoluble, like dissolves like. Agreed? हाँ. Normally metal sulfides are found to be precipitate in aqueous medium. Normally metal sulfides are found to be precipitate, ठीक है। Whereas the oxides may be soluble, ये तो फजान रूल है, साइज के हिसाब से R नेगेटिव, अप्लाई फजान रूल, अप्लाई फजान रूल R नेगेटिव। देखो यार ये ध्यान रखना, मैं जितना आराम से पढ़ाता हूँ ना, मैं टेस्ट पेपर के अंदर उतना ही ज्यादा क्रूएल होता हूँ, मतलब एटलीस्ट मेरे जो क्लास टेस्ट है, पैट वैट तो ठीक है बना देते हैं क्योंकि पूरे अक्रॉस सारे बॉम्बे के बैचेस के हिसाब से बनाने होते हैं, लेकिन हमारे जो क्लास टेस्ट होंगे वो अच्छे खासे टिपिकल होंगे, तो ध्यान रखना। तो उसके अंदर बहुत पढ़ के आना पड़ेगा, मतलब मैं ये बता रहा हूँ तुम क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करोगे क्लास टेस्ट में, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही चीजें ऐसी चीजें है ना कि वो बड़ी असेंबलिंग चीजें लगती हैं, तुम छोड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन ये मान करके चलना कि 90% चांसेस होंगे गलत होने के। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, केवल आप लोगों को नहीं, मैं सालों से देखता हूँ ना स्टूडेंट्स को, 2-4 टेस्ट के बाद आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बहुत केयरफुली कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली Na2S इज हाईली, आज भी तो टेस्ट है ना अपना, नहीं अपनी बात हुई थी ना लास्ट क्लास में कि अगली क्लास से क्लास में क्लास टेस्ट होगा। अरे तुम्हें याद नहीं है, कमाल है, साक्षी ने बताया था लास्ट टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हें याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। हाँ फैट में अपनी बात हुई थी ना कि अब हर क्लास में क्लास टेस्ट होगा अपना। हाँ हाँ लेक्चर के बाद क्लास टेस्ट होगा ना, हाँ ये ठीक है गुड। हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम साक्षी से बात कर लो, उसका आइडिया था। आइडिया कैसा लगा तुम्हें, पसंद आया? हाँ गुड। तो 44 नॉर्मली Na2S is highly soluble whereas, अरे शांति रखो, नॉर्मली Na2S is highly soluble whereas Cu2S और CuS are both precipitate। अब एक काम करो, पहले तो जरा फजान रूल अप्लाई करो और ये बताओ कि क्या रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है इसमें। तो देखो एक मिनट, सबसे पहले क्या करोगे, व्हाट शुड बी स्टेप 1 इन फजान रूल? चार्ज, वेरी गुड। यहाँ पे है चार्ज +1 और -2, अब इसको +2 -2 मत ले लेना, ये +1 और -2 है, ये है +2 -2 और ये भी +1 और -2 ही है, तो CuS चला गया सबसे ऊपर, राइट। तो ये तो पीपीटी दिख ही रहा है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Cu2S और Na2S में कौन आगे होगा, जल्दी बोलो यार, बिल्कुल नहीं देखेंगे साइज, क्या हुआ क्वेश्चन है यार तुम लोगों का। अरे अभी तो CuCl और NaCl किया था, तो वही तो चीज है, सूडो एनाडियास कॉन्फ़िगरेशन। पता तो Cu+ और Na+ का साइज सेम होता है अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो Cu2S आगे चला गया, तो अब यही तो कह रहा है वो Na2S सॉल्यूबल है और ये दोनों पीपीटी हैं, तो मतलब ये वाले एब्सोल्युटली कोवेलेंट हो जाएंगे और ये साइड में आ जाएगा, ये आयनिक होगा, बाकी के दोनों कोवेलेंट होंगे। बात समझ में आई आप सभी को? एवरीबॉडी इज क्लियर? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। खत्म। एक और डीपी भी मिली है आज। है ना मजेदार चीज, डीपी खत्म ही नहीं होती, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, है ना। हाँ चलो एक काम करता हूँ, डीपी तो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे वैसे भी, लेकिन मैं तुमसे घर पे तो होगी नहीं, बट मैं उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा एक मिनट,
एक और डीपीपी है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया है, वो भी चालू करना है ना। हाँ तो एक काम करते हैं, अब मैं जीआईसी चलता रहेगा, इसके बाद में अब हम लोग क्या पढ़ना है तुम्हें, जीआईसी पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है, और तुम लोगों को डीपीपी करनी है वो वाली या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़नी है? सेटअप हो गया तुम लोग डीपीपी से? एक काम करो ना, मतलब ठीक है तुम लोग मतलब 5 मिनट बाद बताओ, डीपीपी को देख तो लो एक बार, उसमें क्या है उसको देख लो, उसके बाद डिसाइड करके बता दो। 2-3 चीजें हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं उसको। और नेक्स्ट हम पे एक काम करते हैं यार, डीपीपी वगैरह से आप अटेम्प्ट करके आओ, और जो भी डाउट्स है वही डिस्कस करूंगा, बाकी के आंसर मैं अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि जिस भी आदमी को सिंसियरली अटेम्प्ट करनी है वो अपने आप अटेम्प्ट कर लेगा, भले उसके 100% डाउट्स भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई व्यक्ति मुझसे डाउट नहीं पूछ रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो क्लास में तो डिस्कस नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब किसी व्यक्ति ने जिंदगी में आज तक कुछ नहीं किया है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, एटलीस्ट इंटेंसिव बैच में तो कुछ नहीं किया जा सकता है, बीइंग वेरी फ्रैंक, राइट। वो क्लास के बाहर मिले और उसमें जो भी हेल्प हो सकती है वो देखा जाएगा। हाँ क्योंकि ये सब यार है तो कहीं ना कहीं अब 11th की चीजें ना, जितनी भी चीजें हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह, अब उसको पूरा डिस्कस करने में तो वो 1 सवा घंटा निकल जाता है अगर मैं स्पीड से भी डिस्कस करूंगा। I don't think that makes any sense, except the case कि if any person is asking me the doubt, तो एटलीस्ट ये तो है कि वो कुछ तो अटेम्प्ट करके आया होगा, राइट। आंसर मैं अपलोड करवा दूंगा, अटेम्प्ट करके आओ आप लोग, सारे क्वेश्चन नहीं होता है, सारे पूछ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट वो आप मेरे को पूछोगे, डिस्कस होगा तो पता चल ही जाएगा कि अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछता वही व्यक्ति है जिसने कुछ ना कुछ पढ़ा तो होगा एटलीस्ट उस क्वेश्चन में, तो डू इट इन दैट वे ओनली। अब किसी ने कुछ नहीं किया तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, बीइंग वेरी फ्रैंक। हाँ तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 2-3 काम की चीजें हैं। एक तो नॉमेनक्लेचर, छोटा सा पार्ट है। दूसरा सेगमेंट इसके अंदर नॉमेनक्लेचर एंड वर्नर्स थ्योरी, इसको मैं एक साथ ही ले लेता हूँ ऑलमोस्ट, नॉमेनक्लेचर एंड वर्नर्स थ्योरी। फिर जो दूसरा पार्ट है वो है बेसिकली यहाँ पे आइसोमेरिज्म, राइट। और फिर जो तीसरा वाला पार्ट है वो है सीएफटी, और सीएफटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। एक मिनट रुक, आई टेल यू। कुल मिला के बात है कि पहला वाला और लास्ट वाला जो सेगमेंट है वो स्मॉल है, ये मान लो 15% कंट्रीब्यूट करते हैं इस चैप्टर को, रिमेनिंग जो 70% कंट्रीब्यूशन है वो आइसोमेरिज्म एंड ये सीएफटी वाले पार्ट का। क्लियर नाउ? अब नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बातचीत स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो एज पर आईपीसी ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ केटायंस एंड एनायंस, ये भी मैं दे दूंगा सेंटर मैनेजर को, ये भी आप लोगों को मेल कर देगा। ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ केटायंस एंड एनायंस ऑफ एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, आयनिक अभी छोड़ो, ये सीएफटी में आएगा कि आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा पहले बिफोर मूविंग इनटू दिस एक बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, और एक डबल सॉल्ट है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और एक डबल सॉल्ट है। इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? देखो पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिस तरह का है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CuNH3 होल 4 Cl2, CuNH3 होल 4 Cl2, टेट्राएमीन कॉपर क्लोराइड। क्लियर? अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो अब जब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहेंगे हम? विच वन इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आउट ऑफ दिस? हाँ मतलब बेसिकली जो भी ब्रैकेट के अंदर है। एक सेकेंड रुकिए, एक मिनट सेंटर मैनेजर को बुलाना प्लीज। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जिसको मैं अब मैजेंटा कलर से बना रहा हूँ, दिस इज नोन एज आउटर स्फीयर। लिख नहीं रहा हूँ, ये सब टर्म सब मिल जाएंगे आपको इनके अंदर, राइट। मैं इसके पूरे थियरी नोट्स वोट सब मेल करवा दूंगा आपको, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। लेट्स गो फॉर द डिस्कशन राइट नाउ।
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या आउटर स्फीयर है? अरे एक फोन कॉल है कि वो गेस्ट हाउस के केयर टेकर है उनका, एक बार बात कर लो क्या कह रही है, बात करके मेरे को मैसेज दे देना अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटर स्फीयर, राइट? नाउ सिंस इट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटर स्फीयर, ये जो अमोनिया वाला पार्ट, लेट मी टेक अनदर ब्लैक कलर बोलते हैं, इसको जो हम कहेंगे सेंट्रल एटम, दिस इज सेंट्रल एटम, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज लिगेंड्स, दीज आर व्हाट? लिगेंड्स, राइट? ओके, ये आउटर स्फीयर है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है? देखो, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस जो है, डबल सॉल्ट है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। अब बेसिकली क्या होता है, डबल सॉल्ट वो चीज होती है, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो कॉपर 2+ आयन नहीं मिलेगा, यहां पे K+ भी मिलेगा और Al3+ भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गेटिंग माय पॉइंट, राइट? बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, अच्छा यहां पे क्या मिलेगा वो भी मैं मेंशन कर देता हूं। यहां पे जो मिलेगा दैट इज CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव विल बी फॉर्म, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के जो आयंस हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट? और डबल सॉल्ट के अंदर जितने भी आयंस हैं सब ब्रेक हो जाते हैं पूरे के पूरे, दैट इज नोन एज डबल सॉल्ट। बात समझ में आई? दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड अ डबल सॉल्ट। अब इसके अंदर आगे देखिए, अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, बाकी सारी चीजें अभी धीरे धीरे आती रहेंगी बीच में। As per IUPAC naming cations and anions of an ionic complex, if complex is composed of cations and anions, names of cations is mentioned first, then name of cation। देखो अभी ये पूरे सारे रूल्स एक साथ कंप्लीट होंगे तब वो पूरा नाम समझ में आएगा, अभी तो इंडिविजुअल रूल्स की बात कर रहे हैं। तो इसका कहने का मीनिंग है जैसे K2 ये है, मैं यहाँ पे कंपाउंड लेता जाता हूँ, कुछ कुछ उसमें मिसप्रिंटिंग है तो मैं यहाँ पे करेक्ट करता जाऊंगा। K2PtCl6 है। अब ये बात कर रहा है K2PtCl6 के बारे में, तो इट इज टेलिंग मी कि पहले कैटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका कहने का मीनिंग है, एक मिनट, केवल K2PtCl6 लिया, दूसरा भी कोई लिया? हाँ दूसरा भी लिया। देखो K2PtCl6 के अंदर कैटायन कौन सा होगा? K+। उसके जस्ट नीचे वाला देखो CONH3 होल 5 ClCl2, इसके अंदर कैटायन कौन सा होगा? पूरा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। तो इट इज सेइंग कि K2PtCl6 के अंदर तो जो नाम स्टार्ट होगा वो पोटेशियम से स्टार्ट होगा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को और सही से समझ में आ जाए। इसके अंदर जो नेम स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम पोटेशियम, पोटेशियम से स्टार्ट होगा और फिर आगे बढ़ेगा, राइट? और CONH3 होल 5 Cl Cl2, इसके अंदर जो नाम स्टार्ट होगा वो कुछ तो बेसिकली, अभी मैं नाम तो नहीं बता सकता आप लोगों को, काफी सारे रूल्स अभी पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। इससे स्टार्ट होगा, ये जो मैंने ब्लू सर्कल बनाया ना, इसका नाम पहले लिखेंगे बाद में, बट दिस विल बी फर्स्ट। बात समझ में आई? दिस इज फर्स्ट रूल, पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा उसके बाद में एनायन का नाम लिखा जाएगा। एवरीबॉडी इज क्लियर? फाइन। देन सेकेंड, पहले मेन रूल्स पढ़ते जाते हैं तो नेमिंग वेमिंग तो हो जाएगी। इफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनिक, नेचुरल नहीं आएगा, न्यूट्रल आएगा यहाँ पे। देन नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज रिटन एज वन वर्ड, क्वाइट ऑब्वियस, फिर तो पहले या बाद में की बात ही नहीं बची, राइट? उसका एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। जैसे अब ये NiCO होल 4, अब ये NiCO होल 4 है, राइट? तो NiCO होल 4 न्यूट्रल है, कोई चार्ज वार्ज नहीं है इसके ऊपर, राइट? तो इसका जो भी नाम होगा वो पूरे के पूरे का वन वर्ड में लिख देंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन, नेमिंग ऑफ द, एक मिनट, इसके बाद क्या कह रहा है?
नेम द स्पीशीज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, अब ये तो डिसाइड हो गया है कैटायन फिर एनायन। अब ये कह रहा है जहां भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी एनायनिक में भी कैटायनिक। अभी देखा था PtCl6 2 नेगेटिव है एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट, और CONH3 Cl2 पॉजिटिव है कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब वो कह रहा है कि अब जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसकी नेमिंग में लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन सेंट्रल एटम। मतलब द पॉइंट इज CO NH3 Cl 2+, ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसके अंदर जब नेमिंग शुरू होगी, लिगेंड्स कौन से हैं, ये वाले हैं, तो पहले इनकी नेमिंग होगी और उसके बाद में सेंट्रल एटम की होगी। फर्स्ट नेम लिगेंड्स एंड देन नेम सेंट्रल एटम। बात समझ में आई आप सभी को? एवरीबॉडी इज क्लियर? फाइन। नाउ नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स इज डन एज क्लियर। ये कोई खास काम की चीज नहीं है, जो भी काम की चीज मैं बताता रहता हूं। अब नेमिंग ऑफ लिगेंड, ओके, नेमिंग ऑफ लिगेंड के बारे में बताता हूं मैं आपको। बेसिकली वो कह रहा है कि लिगेंड, पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे और फिर सेंट्रल आइटम का, ये तो समझ में आ गया। तो लिगेंड का नाम क्या होगा, तो देखो 3 तरह के लिगेंड्स होते हैं अपने पास में। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, इस पे नहीं हो पाएगा। देखो जो लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स आप पहले लिगेंड्स आर डोनर, और ये अगर डोनर है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। लिगेंड्स आर डोनर एंड दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो लिगेंड्स 3 तरह के हो सकते हैं, एक जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन, एक जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और थर्ड इज न्यूट्रल। Agree with this? So the point is कैटायनिक, एनायनिक और ये न्यूट्रल, ये 3 तरह के लिगेंड्स हैं हमारे पास में, राइट। अब ये 3 तरह के लिगेंड्स हैं बेसिकली यहाँ पे। इनमें सबसे रेयर लिगेंड्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि वो डोनर वाली कैटेगरी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी ना, दिस वुड बी वेरी रेयर, राइट। अब जो लिगेंड है इनके नेमिंग होगी, तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनके लास्ट में एक सफिक्स लग जाता है IUM। मैं बताता हूं इनका क्या मीनिंग है। सफिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर NO+ है तो इसका नाम होगा नाइट्रोसिलियम। नाइट्रोसिलियम और नाइट्रोसोनियम, इसे वो कहते हैं। बात समझ में आया? सफिक्स से मेरा क्या मीनिंग था? नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो होता है ना, इसका नॉर्मल रेगुलर नेम, राइट, तो IUM सफिक्स लग जाएगा। फिर जो नेगेटिव वाला, उसके अंदर जो सफिक्स लगेगा दैट वुड बी AT, राइट, तो वो हो जाएगा ATO। जैसे अब फॉर एग्जांपल C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव है, तो ये इसका नाम था ऑक्सिलेट, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिलेटो। बात समझ में आई? ऑक्सिलेट था ना, ऑक्सिलेटो। इसी तरीके से अब ये जो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का सेम नेम, मतलब एमीन का नाम एमीन ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये जो NH3 है, दिस विल बी नेम्ड एज एमीन ओनली। एमीन का नाम एमीन ही रहेगा, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। आफ्टर दैट कुछ एग्जांपल दिए मैंने, देखिए हाइड्रोनियम है, वो नाइट्रोसोनियम है, ऑक्सीजनाइल है O2 पॉजिटिव। इसके भी मेरे पास इस वाले थ्योरी नोट्स में नहीं है, एक और थ्योरी नोट्स है मेरा, उसमें पूरा वो सारे लिगेंड्स का नेम एक साथ दिया है टेबल में, वो भी सेंड करवा दूंगा मैं आप लोगों को। उसमें ये ध्यान रखना कि जो पढ़ाया केवल वही पढ़ना, क्योंकि वो तो कंप्लीट एक साथ ही होता है।
और बाकी चीजें पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, दैट डजंट मेक एनी सेंस। बाकी मेल करवा दूंगा ये सारी चीजें आप लोगों को, आप लोगों रेफरेंस के लिए रहेगा। अब है टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। देखिए अब नंबर ऑफ लिगेंड जब हमें इंडिकेट करने होंगे तो वही कुछ कुछ प्रीफिक्सेस जैसे यूज होता है आईपीएससी में, वो जनरली हम यूज करेंगे। इसके अंदर काम की जो है इसने यहाँ पे दिया नहीं है शायद। बेसिकली इसके अंदर दो तरह के होते हैं जो प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं, वो डाई ट्राई टेट्रा राइट, और एक वो होते हैं जैसे ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं ना जिनके नाम के आगे खुद में कोई डाई वगैरह ऑलरेडी लगा हुआ हो, तो फिर ये वाले जो प्रीफिक्सेस है वो यूज नहीं हो पाते, फिर बेस्ट फेस टेट्राजिस यूज होता है। आपको समझ में आया कि कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसका नाम ही डाई से शुरू हो रहा है और वो दो बार भी आ रहा है, दो बार डाई डाई दो बार तो नहीं लगाएंगे ना, तो बेस्ट डाइमिथाइल ईथर। बात समझ में आई आपको? अब डाइमिथाइल ईथर का नाम ही डाइमिथाइल ईथर है ना, वो दो को थोड़ी इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पे ये वाले यूज होते हैं बेस्ट फेस टेट्राजिस। क्लियर राइट? और ये वाले जो बेस्ट फेस टेट्राजिस इनको रेगुलर में भी यूज कर सकते हैं। आई कैन राइट डाई अमीन, आई कैन राइट दिस अमीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। क्लियर है? ओके। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं ऑफ लिगेंड्स, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स, तो नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स का ऐसा है, अब पहली चीज तो ब्रिजिंग लिगेंड होते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रिजिंग लिगेंड? ब्रिजिंग लिगेंड ये होता है ना, देखो ये जो कंपाउंड है इसका मैं स्ट्रक्चर बना करके देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली बन क्या रहा है यहाँ पे, राइट? एक सेकंड रुको यार उस पर, हाँ वन सेकेंड। क्या बहुत लंबी क्लासेस होती है, तुम लोग थक जाते हो क्या? अच्छा आज टेस्ट भी दिया था आप लोगों ने? ओके चलो ये ऑन हो जाएगा, ये भी हाँ हो गया। चलो ये तक स्टार्ट होगा, इसको टाइम लगेगा, वो बड़ा काम का टूल है, उससे मैं फिर ये जो लेक्चर नोट्स हैं इस पे लिख सकता हूँ, ये पेंट पे ही लिखना पड़ेगा बार बार। हाँ एनीवेज, अब ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, देखिए NH3 CO NH2 CO NH2 ये जो कोबाल्ट है इसके, अच्छा तुम्हें ये तो समझ में आया ना, कोबाल्ट के साथ अमोनिया कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये दिया है सभी को। तो कोबाल्ट का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कुछ इस टाइप का हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोबाल्ट और फिर 5 अमोनिया इस साइड में जुड़े हुए हैं NH3O5, और ये जो NH2 है NH2 बेसिकली दोनों साइड में जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक और कोबाल्ट है और उससे फिर जो भी है NH3 एंड वट एवर इट इज। क्लियर? देखो ये जो NH2 है, अच्छा इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा फेमिलियर कर देता हूं कुछ टर्म्स से, कुछ नहीं, लिगेंड का क्लासिफिकेशन तो नहीं करेंगे। लिगेंड कितने तरह के हो सकते हैं? लिगेंड कैन बी यूनिडेंटेड, लिगेंड कैन बी बाइडेंटेड, लिगेंड कैन बी ट्राइडेंटेड, राइट? एंड नहीं वो तो क्लियर है, मतलब उतनी नॉर्मल चीजों के बारे में ऑब्वियसली हम बात नहीं करते। ये तो मैं समझ में आया। यूनिडेंटेड क्या होता है, समझ में आया? देखो यूनिडेंटेड ये होता है बेसिकली जिसमें एक डोनर साइट हो। यूनिडेंटेड का एक, आवाज करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये यूनिडेंटेड है जिसके पास एक डोनर साइट है,
दिस इज यूनिडेंटेड. OH ग्रुप स्टिल यूनिडेंटेड. लोन पेयर से मत समझना यार उस चीज को, ये भी यूनिडेंटेड ही है. लोन पेयर एक से ज्यादा भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. स्टिल इट इज यूनिडेंटेड. अब मैं बताता हूँ आपको बाइडेंटेड कैसा होगा. बाइडेंटेड इस तरह का होगा. इथाइलिन डाइएमीन CH2NH2 CH2NH2. अभी समझ में आया कि बाइडेंटेड कैसा होता है. लोन पेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, नंबर ऑफ साइट्स. राइट, यहाँ पे एक साइट ये एक साइट ये है. डोनर साइट्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे डिपेंड नहीं करता. क्लियर. ऐसे ही एक और लगा दो, ट्राइमिथाइलिन कर दो यहाँ पे तो ट्राइडेंटेड हो जाएगा एंड सो ऑन. बात हो गया. इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली जो लिगेंड्स है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में अपने आप आएगा. लिगेंड्स एक तो हो गया ये मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड एंड सो ऑन. एक होता है लिगेंड्स कैन बी फ्लेक्सीडेंटेड and ligands can also be ambidentate. Ligands can be flexidentate and ligands can be ambidentate. बात समझ में आई आपको. फ्लेक्सीडेंटेड मतलब फ्लेक्सिबल डोनर साइट्स होती हैं, उसका मल्टीपल डोनर साइट्स होती हैं. और एम्बिडेंटेड का मतलब होता है कि बेसिकली डोनर साइट इंटरचेंजेबल होती है साइनाइड आइसोसाइनाइड के अंदर. तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूं लेटर. अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ये नॉमेनक्लेचर वगैरह खत्म हो जाए, अभी आएगा ये पार्ट डिटेल में. ये मैंने जस्ट नाम इसलिए बता दिया ताकि आपको क्लैरिटी आए कि ये होते कितने टाइप के हैं. राइट, ताकि बार बार वो एक नया नाम नहीं आए बीच में. फाइन, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आफ्टर सम टाइम. लेट्स बी वेरी फोकस्ड ऑन द नॉमेनक्लेचर. तो आपको समझ में ब्रीदिंग लिगेंड मतलब दो के बीच में लगाओ ना. ये जो NH2 है, आप इस बात को यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए दैट ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये जो NH2 है, इस NH2 के पास में कितनी डोनर साइट्स हैं. ये जो NH2 यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं अलग से. ये NH2 है. राइट, ये जो NH2 यहाँ पे, ये बेसिकली दो के साथ में जुड़ा हुआ है. क्लियर. तो यहाँ पे ये सिंस दो के साथ में जुड़ा हुआ है, तो दो अलग अलग साइट्स के थ्रू अलग अलग जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बाइडेंटेड कहूंगा. बात समझ में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोन पेयर एनीथिंग लाइक दैट. बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग सेंट्रल आइटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है ना. आप हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से सोचो. हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सारी चीजें अपना अपना अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लेती हैं. लोन पेयर भी अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लेता है. तो अलग अलग पोजीशन हो जाती है ना. वो जो भी चीजें जितने चीजों के साथ में जुड़ी हुई होगी उस हिसाब से मैं उसको नाम दूंगा ना. बात समझ में आई आपको. एंड सेकेंड थिंग, जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है, कैन इट एक्ट एज बाइडेंटेड. ये बाइडेंटेड की तरह एक्ट कर सकता है? नहीं एक्ट कर सकता. तो अगर ये बाइडेंटेड नहीं हो सकता ना, तो ये ब्रिजिंग भी नहीं हो सकता है. दिस इवन कैन नॉट बी ब्रिजिंग. डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि ब्रिजिंग के लिए तो मिनिमम कंडीशन है, कम से कम बाइडेंटेड तो होना ही पड़ेगा ना. एग्री. अच्छा, ये जो NH2 वाला पार्ट था, ये कैसे हुआ बाइडेंटेड? मतलब इसमें कहां से आ गए? लोन पेयर तो एक ही होता है ना नाइट्रोजन में. तो यहाँ पे है तो सही बाइडेंटेड. देखो दो, हाँ बोलो. ब्रिजिंग मतलब जिसने दो सेंट्रल आइटम के बीच में एक ब्रिज बना लिया. राइट, और इसको अमोनिया हो गएंगे टर्मिनल लिगेंड. हाँ, तो अब ये जो NH2 है, ये एक्ट कर सकता है क्या कुछ तो मैं सॉरी, ये ब्रिजिंग के एक्ट कर रहा है मतलब बाइडेंटेड है. तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? मतलब नाइट्रोजन गैस तो एक ही लोन पेयर होता था ना. और इलेक्ट्रॉन नहीं है बेसिकली. अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो NH2 है, ये डेफिनेटली NH2 नेगेटिव रहा होगा. अकेला NH2 तो कुछ होता ही नहीं है. राइट, वो चार्ज वार तो टोटल स्फीयर के ऊपर आएंगे ना. तो NH2 नेगेटिव रहा होगा. तो दो अलग अलग लोन पेयर है, वो एक नेगेटिव चार्ज से आ गया, दोनों अपने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और वहां से वो अपना अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं. बात समझ में. दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ बाइडेंटेड लिगेंड. अरे कितने लोन NH2 माइनस में कितने लोन पेयर? हाउ मेनी लोन पेयर्स? ये जो NH2 माइनस है, इसके अंदर कितने लोन पेयर है? नोट्स के ऊपर जो मैं ड्रॉ करूंगा वो आप लोग नोट करते जाना. ये सेव नहीं होता है, ये एनोटेशन पे ये चीज सेव नहीं होगी बेसिकली. तो मतलब ये नोट्स मेल हो जाएंगे बट ये मेल नहीं हो पाएगा आपको साथ में. जो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, तो पेन पे लिखूंगा वो मेल हो जाएगा, वो ध्यान रखना. राइट, तो उसके ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोगों को नोट करना पड़ेगा. हाँ,
NH2 माइनस में कितने लोन पेयर्स हैं? आवाज नहीं। NH2 नेगेटिव के अंदर देखो, यहां पर बताता हूं फिर मैं आपको भाई। NH2 माइनस के अंदर ये NH2 माइनस है आपके, देखो इसमें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा ना। अमोनिया में कितने लोन पेयर थे? एक लोन पेयर था। NH2 माइनस को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे इसको बनाने के लिए ये किया कि NH2 और एक हाइड्रोजन, एग्री विद दिस, एक NH2 एक हाइड्रोजन है, और फिर ये H प्लस की तरह यहां से रिमूव हुआ, तभी तो NH2 माइनस बना ना। अब एक बार बताइए मुझे, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे ओरिजिनली एक लोन पेयर था, और ये वाला जो बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन सब किसके पास रह जाएंगे? नाइट्रोजन के पास रह जाएंगे ना। तो इसका मतलब NH2 माइनस अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे है और यहाँ पे, तो दो लोन पेयर हुए। क्लियर? NH2 माइनस विल हैव टू लोन पेयर्स। एग्री विद दिस? फाइन। अब देखिए, हाँ, तो ब्रिजिंग आपको समझ में आ गया, यूनिडेंटेड बाइडेंटेड, यू आर क्लियर विद। आगे बढ़ते हैं। नेमिंग अभी मत देखिए, नेमिंग अभी समझ में नहीं आएगी। मैंने बताया ना, पहले बेसिक रूल से स्टडी करते हैं, फिर एक एक करके ग्राउंड जीरो से नेमिंग करना शुरू करेंगे। अब ये केवल इतना बता रहा है कि ब्रिजिंग लिगैंड का जब भी आप नाम लिखेंगे ना, जैसे भी लिखेंगे, तो उसके आगे एक प्रीफिक्स न्यू यूज करेंगे, सो दैट बाय द नेमिंग इट वुड बी क्लियर टू अस कि ये ब्रिजिंग लिगैंड है। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना टर्मिनल लिगैंड और ब्रिजिंग लिगैंड के अंदर नेमिंग करते टाइम। तो उसने ये बताया कि यहाँ पे आप एक वर्ड न्यू यूज कर लीजिए, दैट्स हाउ यू विल नेम द ब्रिजिंग लिगैंड। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? एवरीबॉडी इज क्लियर? फाइन। इसके बाद तो नेमिंग वेमिंग के बारे में बात कर रहा है, अभी उसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। वापस आइए लेक्चर नोट्स पर। स्क्रॉल नहीं होता है नोटेशन के टाइम, इसलिए एग्जिट किया। नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड हो गया। ये वाला पार्ट मैं अभी लास्ट में देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया। कुछ कुछ लिगेंड्स के कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स है, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। ये पार्ट वैसे भी काफी टिपिकल है। लास्ट में आकर के देखते हैं। एमडी डेंटेड लिगेंड की अभी जरूरत नहीं है मुझे। ये देखो, ये है वो टेबल जो मैं आपसे कह रहा था। नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम व्हेन, अच्छा देखो अब मैं पहले आ देता हूँ। देखो एक बार कंसोलिडेट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, सबसे पहले क्या चूज करेंगे? स्टेप वन क्या है नोमेनक्लेचर की? कैटायन। फिर हम देखेंगे कि अब कैटायन एनायन जहां पे भी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, दैट इज स्टेप टू। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाकर के पहले नाम लिगेंड्स का, फर्स्ट लिगेंड एंड देन सेंट्रल एटम। फिर लिगेंड्स का हमने लिगेंड के आपको बता दिया कि बेसिकली उनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो किस तरीके का होता है। अब एक और चीज यहाँ पे हमें बता रहा है कि अब वंस यू हैव चूजन, एक बार हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंटर कर गए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमने एंटर किया। दो तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकते हैं मेजरली, एक जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, राइट, एक जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो और न्यूट्रल हो। वो यहाँ पे दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों के सेम चीज है। तो ये सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा ना। ये बात ठीक है कि सेंट्रल एटम का नाम लिगेंड के बाद में लिखेंगे, बट जो सेंट्रल एटम होगा उसके नाम के एंड में यहां पे एटी सफिक्स लगेगा और यहां पे सेम नेम रहेगा। अभी अब मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। ये देखिए, अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम है तो सीआर का नाम क्रोमेट आएगा, और अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्रोमियम है तो उसका नाम क्रोमियम ही आएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? राइट। तो वही सारे लिखे हैं, क्रोमेट, पैलेडेट, ऑस्मेट, कैडमेट, एल्यूमिनेट एंड सो ऑन। यहाँ देखो ना, ये Na2CrOF4 है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्योंकि Na+ हो जाएगा ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो देखो क्रोमेट आ रहा होगा लास्ट में, ये रहा क्रोमेट। बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर है? ओके। ये उसने कुछ कुछ सेंट्रल एटम्स के नाम दिए हुए हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब जैसे AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, राइट।
देखो क्या नाम आया, सिल्वर आया ना, एज इट इज। और अगर नेगेटिव चार्ज होता मान लो तब क्या आता है इसका नाम, आर्डेंटेट। उसी की टेबल ऊपर दी हुई है, उसी की टेबल बेसिकली यहाँ पे ऊपर दी हुई है ना, आर्डेंटेट, राइट। वो आप थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फेमिलियर हो जाएंगे उन सारी चीजों से। अब देखो ये बड़ी काम की चीज है, समराइज चार्ट। स्टेप 1 क्या है, नेम फर्स्ट कैटायन एंड देन एनायन। इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्स्ट नेम लिगेंड एंड देन सेंट्रल एटम। फॉर मल्टीपल लिगेंड यूज डाइट्राई बेस टेट्राबेस। ब्रिजिंग लिगेंड के लिए म्यू। लिगेंड्स आर ऑलवेज नेम, जब वो लिखेंगे उनको तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जो बेसिक आईपीएससी का रूल है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रल वहीं पे आएगा, मतलब NiCO होल 4 जो न्यूट्रल था ना उसमें भी निकल ही लिखेंगे उसको। सेंट्रल एटम का नाम सेम नेम और ATE, राइट। और एक और चीज जो यहाँ पे इसने लिखी नहीं है बेसिकली, वो मैं आपको पेन में अलग से बता देता हूँ। जब आप नाम लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, कैटायन का पहले नाम लिखेंगे और फिर एक गैप देंगे और फिर एनायन का नाम लिखेंगे। और कैटायन का नाम कंटिन्यूअस होगा, एनायन का नाम कंटिन्यूअस होगा। जो भी एनायन है, मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हार्डली मैटर, वो नाम कंटिन्यूअस होगा, राइट। बीच में ऑब्वियसली हाइफन्स लगेंगे, अगर जैसे डाइक्लोरो, ट्राइब्रोमो, तो हाइफन्स लगा दीजिए उसके बीच में, बट वो रहेगा कंटिन्यूअस। और बस इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक गैप आएगा, कैटायन और एनायन के नेम के बीच में, राइट। दूसरी चीज जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के एंड में यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इन रोमन न्यूमरल्स, कोई भी हो, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हिचएवर इट इज। ये देखिए कोई ना कोई भी नाम ले लेते हैं, इसने यूज किया हुआ होगा। अब जैसे ये है, ध्यान से देखिए, ये तो कैटायन लिया हुआ है केवल, ये है K for NiCN होल 4, इसको देख लेते हैं, K for FeCN6 पोटेशियम, उसके बाद में गैप है बेसिकली, फिर हेक्सासाइनो फेरेट, ये हेक्सासाइनो फेरेट कंटिन्यूअस रहेगा, पोटेशियम के बाद गैप आएगा, फिर हेक्सासाइनो फेरेट और लास्ट में 2 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। एवरीबॉडी इज क्लियर, फाइन। चलो अब आपको आइडिया हो गया नेमिंग का। अब एक काम करते हैं ना, जितने भी एग्जाम्पल इसने अभी तक लिए हैं, स्टार्ट से आप इन सब की नेमिंग देखते हैं, जहां यहाँ पे भी इसमें नाम लिखा हुआ है उसको निकाल लेते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए किस तरीके से इसकी नेमिंग करनी है अपने को। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू, एक डीबीपी है मेरे पास इससे रिलेटेड, नेमिंग की डीबीपी है, उसको अभी डाउनलोड कर देता है ना, नेमिंग की होगी वो डीबीपी नंबर 1 डेफिनेटली। नहीं एक मिनट, वो नहीं देख रहा हूँ, नहीं इसके अंदर वो आंसर्स नहीं है, मैं वो देख रहा हूँ कि जिस डीपी के अंदर आंसर्स भी हों तो आपके लिए इजियर हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिल्डिंग वाले लास्ट में करेंगे हम लोग। आपके सामने अभी वो नाम लिखे हैं वो देखिए, अब इसको बात करनी है, बाद में बातचीत कर लीजिएगा। बोलिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बिल्कुल। आपके सामने जो नेम्स लिखे हुए उनको देखिए ध्यान से, छोटी मोटी वो स्पेलिंग एरर होगी उसके अंदर, टाइपिंग वो चेक वेक नहीं किया मैंने उसको, ज्यादा काम में नहीं आते वो, इसलिए। हाँ देखिए फटाफट जो भी नेम्स आपके सामने लिखे हुए हैं जिन भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, फटाफट ध्यान से देखिए उसको, जहाँ नहीं समझ में आएगा वो बोलिएगा। देखिए इतना करते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम पे इसके एग्जांपल दूंगा और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन एक बेसिक वो तो कर लो। K4 NiC अलग अलग ले लेता है ना पेंट पे, उसमें लिखा हुआ है K4 NiCN होल 4। चलो आप बताना स्टार्ट करो कैसे लिखेंगे इसका नाम। सबसे पहले क्या लिखूं, मुझे ये बताओ कि पोटेशियम लिखना है या टेट्रा पोटेशियम। हाँ कैटायन के आगे कभी वो टेट्रा नहीं लगाते, उसकी वजह है ना, क्यों नहीं लगाते, सिग्निफाई तो एक चीज को करना ही पड़ता है बेसिक नेमिंग में, तो क्यों नहीं लगाते।
लास्ट में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे ना उसके अंदर इंक्लूड हो गया, क्योंकि जितने पोटेशियम होंगे उसी हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होकर के आएगी। क्लियर? तो पोटेशियम, इसके बाद गैप, इसके बाद टेट्रासाइनो, इसके बाद आ जाएगा टेट्रासाइनो। निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऐसे देखो ना, इसके K प्लस NiCN होल 4 नेगेटिव, राइट, 0, निकलेट 0 आ गया इसका नाम। ये क्या हुआ होगा इसमें आई सपोज, ये पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 0। देखिए अब इसी तरीके देखिए आगे CO होल 4, वो O4 नहीं है बेसिकली, CO कोबाल्ट, ध्यान से देखते आइएगा, CO होल 4 -1। लिखिए आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में इसका नाम लिखिए, मुझे लॉजिकली बताइए। हाँ बोलिए, स्टार्ट कहां से करूं? फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? टेट्रा कार्बोनिल, CO इज टेट्रा कार्बोनिल नो? इसके टेट्रा कार्बोनिल लिखने का गैप देना है कि नहीं देना? नहीं देना। वेरी गुड। कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट नेगेटिव है ना? फाइन, कोई डाउट? गलत है या नहीं? मुझे नहीं पता उसने की हुई है। तो लास्ट में गैप के साथ आएगा आयन। आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आयन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? आगे K4 एफिशिएंसी कर चुके हैं, ये करते हैं Na3AgF4। Na3AgF4 no noise। हाँ, क्या लिखो सबसे पहला वर्ड? वेरी गुड, सोडियम टेट्रा फ्लोरो अर्जेंटेट +1 -1, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट वाला करो, H2BtCl6। करो फटाफट करो, H2BtCl6। नो नॉइस। हाँ बोलो, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट
4। ये गलत है, अब कहाँ गड़बड़ी है? हाँ मतलब ये एसिड है, मतलब वो गलत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ अभी वो काफी ओल्ड नेम है ये वाला जो लिखा हुआ, तो रूल आउट ये इसके अंदर क्या जब एच आता है तब कैटायन नहीं मानते उसको, मतलब एसिड हो जाता है ना बेसिकली, इसलिए हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक 4 एसिड आएगा, मतलब पूरा वो प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, हेक्साक्लोरो से स्टार्ट होगा देन प्लेटिनिक और फिर यहाँ पे आएगा 4 और फिर गैप होगा और फिर लिखेंगे एसिड। बात समझ में? हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक 4 एसिड। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड वाले कुछ कुछ जो बीच में आए थे ना, ये सब तो जितने रिमेनिंग है आप लोग एक बार देखिएगा, इनको ब्रिजिंग लिगेंड वाले देख लेते हैं। सीधे मीनिंग देखते हैं अपन, तो काम की बात करते हैं। देखो अब जैसे आपके सामने जो लिखा हुआ है इस समय H2O4Fe, 2 OH ग्रुप है एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, OHBC के। अब ये OH है या OH माइनस है? दिस इज OH या OH माइनस क्या है ये? नहीं, हाउ डू यू डिटेक्ट क्या है ये? अरे OH है OH माइनस, जल्दी बोलो यार, क्या कर रहे हो? नहीं OH क्यों नहीं है? OH की तो वैलेंसी 1 होती है, 3 नहीं 2 बॉन्ड्स हैं, तो OH नेगेटिव। हाँ मतलब OH की बात कर रहा हूँ, OH ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना, OH नेगेटिव होना चाहिए ताकि उसके बाद 2 लोन पेयर्स हो, राइट? तो ये OH नहीं है। एनीवेज अब बेसिकली देखो इसमें नाम वाम तो हो जाएगा, काम की बात ये है कि एक तो होती है ब्रिजिंग लिगेंड्स के अंदर, एक होती है सीक्वेंशियल नेमिंग, एक होती है कंबाइंड नेमिंग। कंबाइंड नेमिंग हर जगह नहीं कर सकते, सीक्वेंशियल नेमिंग हर जगह कर सकते हैं। सीक्वेंशियल नेमिंग से कहने का मेरा मीनिंग ये है, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो गए, लेफ्ट टू राइट होती है सीक्वेंशियल नेमिंग। टेट्रा एक्वो, वाटर को एक्वो कहते हैं, टेट्रा एक्वो, आयरन थर्ड, फिर वो न्यू है बेसिकली वो सिंबल, फिर न्यू डाइहाइड्रोक्सो, फिर टेट्रा एक्वो, फिर आयरन थर्ड और फिर गैप के बाद में सल्फेट। बात समझ में आई? लेफ्ट से राइट में चला मैं, सबसे पहले टेट्रा एक्वो, आयरन थर्ड, न्यू डाइहाइड्रोक्सो, टेट्रा एक्वो, आयरन थर्ड और फिर गैप के बाद में सल्फेट। बात समझ में आई आप सभी को? राइट? इस केस में कंबाइंड नेमिंग भी हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती है बताऊंगा। इस केस में देखो कंबाइंड नेमिंग वहां नहीं होगी जहां पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड नहीं होगा, यहाँ पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड है, तो सिंस यहाँ पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड है तो यहाँ आएगा ऑक्टा एक्वो, न्यू डाइहाइड्रोक्सो, डाइआयरन थर्ड सल्फेट, सब उसने कंबाइन करके लिख दिया। बात समझ में? जो नीचे लिखा हुआ है आपके सामने, ऑक्टा एक्वो सारे 8 एक्वो ले लिए, न्यू डाइहाइड्रोक्सो, डाइआयरन थर्ड सल्फेट। बट ये चीज वहां नहीं हो सकती थी अगर वहां पे H2O4 होता और यहाँ पे लेट से अमोनिया होल 4 होता, राइट? जब ऐसा होता कि H2O अमोनिया होल H2O कुछ अनसिमेट्रिक, देखो सिंपल बनना होता है, आप कंबाइंड नेमिंग लिखो और कंबाइंड नेमिंग से अगर केवल एक यही स्ट्रक्चर बन सकता है देन इट इज फाइन, अगर एक पर्टिकुलर नेम से मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं देन इट इज नॉट फाइन। लॉजिक समझ में आया आप सभी को? राइट? आप कंबाइंड नेम लिख लो और उस नेम से इसको स्ट्रक्चर को हाइड आउट करके वापस स्ट्रक्चर बना के देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो 2-3 पॉसिबिलिटी है, देन योर नेम इज इनकरेक्ट, देन यू कांट राइट कंबाइंड नेम। बात हो रही है? क्रॉस कंफर्म कैसे करना है? ओके अब इसके अंदर एक दो और बस काम की चीज है वो मैं बता देता हूं। ये व्हेन द सेम लिगेंड इज प्रेजेंट एज ब्रिजिंग एंड एज नॉन ब्रिजिंग, मतलब ये जो बीच वाला है और टर्मिनल वाले अगर वो सेम ही लिगेंड है देन ब्रिजिंग लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट। देखो उसका कहने का मीनिंग है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो यहाँ पे हमने किया ऑक्टा एक्वो, न्यू डाइहाइड्रोक्सो, डाइआयरन एंड व्हाटएवर इट इज। यहां पे जब आप आएंगे तब क्या लिखेंगे? आप कंबाइंड नेमिंग तो करेंगे, राइट? एग्रीड? ऊपर देखो, वापस ऊपर आओ, यहां पे हमने न्यू डाइहाइड्रोक्सो पहले लिखा था या ऑक्टा एक्वो पहले लिखा था? ऑक्टा एक्वो ना। वो कह रहा है कि अब देखो आप सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, राइट? तो कह रहा है अब आप न्यू ट्राई कार्बोनिल पहले लिखोगे और हेक्सा कार्बोनिल बाद में लिखोगे। बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर? आपने ऊपर वाले में ये टर्मिनल लिगेंड है, ये टर्मिनल लिगेंड पहले लिखा था फिर ब्रिजिंग लिगेंड लिखा है, राइट? वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे
ये वाला जो टर्मिनल लिगेंड है अगर सारे सेम है तो ये बाद में आएगा और ब्रिजिंग लिगेंड न्यूट्राइकार्बोनिल पहले आ जाएगा। एवरीबॉडी एग्रीज? सर ये सीक्वेंशियल नेमिंग में तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा। सीक्वेंशियल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंबाइंड नेमिंग के अंदर बात कर रहा है बस। क्लियर है? राइट? अच्छा, ये सब कोई खास काम की चीज नहीं है, जेईई के कोर्स में नहीं है, मतलब क्लियर जो है, तो आप लोग चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। राइट? जो काम की चीज है वो मैंने इसमें डिस्कस कर ली है, इस बाकी सारी चीजें मोर लेस क्लियर है। अब एक काम कीजिएगा, ये जो है इसमें जहाँ नेम लिखे हुए हैं जहाँ पे इस टाइप की चीज है ना, बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी तो अभी नेक्स्ट पूरी डीबीबी है, 40 आईपीएससी नेम्स ही है उसके अंदर आंसर्स के साथ में, तो वो मेल कर दूं आप लोगों को, आप लोग करके लाओगे? नहीं करके इसलिए ला पाओगे, आपके पास ऑलरेडी वो एक काफी काम की डीबीबी है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस वाली, वो तो करनी है। ये तो मैं नेक्स्ट टाइम पे आऊंगा तो 15 मिनट में करवा दूंगा, वो 40 में से 10-15 नेम्स ले लेंगे, बाकी क्या असाइनमेंट दे दूंगा मैं, बट वो तो करके लानी ही है अपने को, क्योंकि वो जरूरी चीज है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में काम में आएगी आपके। उसमें जो कुछ भी अपने को होता है, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो ले आओगे नेक्स्ट टाइम तक कंप्लीट करके। कब है नेक्स्ट टाइम? नहीं, सैटरडे से पहले चांस नहीं होगा, ठीक है, ये तो कंबाइंड बैच है, सैटरडे पहले नहीं हो सकता, और सैटरडे तक तो कोशिश करो उसको कंप्लीट कर लो, पीछे की सारी चीजें पढ़ लीजिए। राइट? और अभी टेस्ट बात हुई थी ना अपनी, हाँ, जो कुछ पढ़ रहे हैं टेस्ट तो क्लास टेस्ट उसी पे होता है जो कुछ पढ़ रहे होता है, होना है नहीं होना है, जल्दी बोलो। आज रहने तो कि आज आप लोगों ने पैड दिया है, बट नेक्स्ट अपने हर एक टाइम पे वो टेस्ट वेस्ट रहेगा, मतलब वो टेस्ट के बिना पढ़ने की कोई यूटिलिटी नहीं है, मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि जब टेस्ट होता है तब समझ में आता है कि कितना गेन हुआ कितना नहीं हुआ, वैसे तो लगता है सब गेन हो रहा है, लेकिन जब वो टेस्ट होता है तब निकल करके आता है ना कि इंप्रूवमेंट की जरूरत कहाँ कहाँ पे। राइट? तो अगली हर एक क्लास से टेस्ट होगा, आप ये मान लीजिए जो कुछ पढ़ा दिया उसके ऊपर बेस्ड, और प्लस छोड़ो वेरी एलिमेंट्री थिंग, मतलब बॉन्ड के बारे में आपको पता है, बस वो एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट पे यार सारी चीजें पढ़ के आओ, ये सब मैं मेल करवा देता हूँ आप लोगों को, जिसको भी मेल नहीं मिले मनोज बिल्वे सर से बात कीजिएगा, उनका फोन नंबर ले लीजिए, मतलब इट मस्ट नॉट हैपन कि आपके बोरीवली या मार्टिन आपके सेंटर मेरे पास नहीं है, उनसे बात करो, मेक श्योर कि यू गेट ऑल दीज, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा रिवाइज करने का। फाइन, चलो, ओके, बाय बाय।